फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में आया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एथेनॉल के पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और साथ में मानव जीवन को कैसे करके प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करते हैं आखिरी चर्चा में क्यों है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम पर किसानों और वैज्ञानिकों ने चिंता जताई। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में एथेनॉल से रिलेटेड कुछ प्लांट संयंत्र स्थापित करने की बात की जा रही थी, तो जिस पर वैज्ञानिक और किसानों ने चिंता जताई थी। इनके अनुसार इससे जल संसाधन कम हो रहे हैं और कारखानों के उत्सर्जन से हवा, पानी और मिट्टी भी दूषित हो रही है। यहाँ पे इसको द हिंदू ने कवर किया था और साथ में इंडियन एक्सप्रेस की भी इस पर एक रिपोर्ट आई थी। अब हम बात करते हैं एथेनॉल होता क्या है। इसका दूसरा नाम होता है एथिल एल्कोहल। गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं और बायोमास से ये बना हुआ एक जैव ईंधन है। शर्करा का किण्वन खमीर या एथिलीन हाइड्रेशन से इसको बनाया जाता है। 99.9% शुद्ध अल्कोहल की कैटेगरी में आता है और स्वच्छ ईंधन के लिए पेट्रोल के साथ मिला करके इसे जैव ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साथ बनने वाले कौन कौन से उत्पाद हैं। पहला होता है DDGS, जो कि पशु चारा के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जिससे कि जो पशु की गुणवत्ता है उसमें सुधार आने की संभावना होती है। दूसरा होता है पोटाश। ये उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा सॉइल में पोटेशियम की कमी के टाइम पे पोटाश का यूज किया जाता है। अब इसके अनुप्रयोग की बात करें तो ये परिवहन क्षेत्र में गैसोलीन के विकल्प के रूप में प्रयोग हो सकता है। ये स्थायी जैव ईंधन है और पेट्रोल के साथ मिश्रित हो सकता है। जैसे E10 हो गया, इसमें क्या होगा, पेट्रोल होगा 90% और एथेनॉल होगा 10%। E20 हो गया, E20 में क्या होता है, पेट्रोल हो गया 80% और ये हो गया 20%। मादक पेय पदार्थों में जैसे बियर, वाइन, स्पिरिट में इसका यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल और इत्र इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा विलायक होता है और बाकी की चीज़ों को अपने आप में घोलने में सक्षम होता है। एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक और प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। प्रिजर्वेटिव यानी कि संरक्षक के रूप में। जैसे कई अगर आप अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज़ कर सकते हो। रसायनों के उत्पाद में इसका प्रयोग होता है। अब इसके प्रभाव के बारे में बात की जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को 30 to 50% और हाइड्रोकार्बन को 20% कम करने की संभावना करता है। और गन्ने और मक्के की मांग के कारण किसानों की आय में भी सुधार लाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है एथिल एल्कोहल है जो ये किण्वन से बनता है, यानी कि शर्करा वाले, तो इसमें गन्ना और मक्के की भारी डिमांड हो जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर जो फार्मर होंगे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारा गन्ना या फिर मक्का ग्रो करवाएंगे तो फिर उससे उनकी आजीविका भी बढ़ेगी। ऊर्जा के लिए भारत की विदेशी निर्भरता को कम कर सकता है। और क्योंकि आपको पता है अगर एथिल अल्कोहल से जैव ईंधन बनेगा तो भारत किसी अन्य कंट्री से नहीं मंगाएगा, फिर उसके देश में बन रहा है, वो अपने देश में बन रहा है, तो फिर बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। नए उद्योग निर्माण में सहायक, इससे रोजगार, निवेश, नवाचार, सतत विकास विकसित होंगे। इससे बहुत सारे लोगों को और काम मिलेगा। अगर इस टाइप के जैसे कोई प्लांट बना, उसमें बहुत सारे मील कारखाने बने तो उसमें बहुत सारे लोगों को और रोजगार मिल जाएगा। ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होने के कारण ये इंजन में सुधार कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी चुनौतियों की। 20% मिश्रण के लिए कृषि को 10वें भाग को गन्ने की तरफ मोड़ना होगा, जिससे अन्य फसलों पर दबाव से खाद्य कीमत में वृद्धि हो जाएगी। कि आपको पता है एथिल अल्कोहल पर ज़्यादातर गन्ने की खेती पर ध्यान दिया जा रहा है और प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वैसे भी बाकी की जो फसल है उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भी गन्ने को ही बोया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो बाकी की फसल है उन पर दबाव पड़ रहा है, जिनकी कीमत आकर के बाद में बढ़ जा रही है और लोगों तक ठीक से खाद्य सुरक्षा वाली प्रॉब्लम भी आ रही है। और जो ठीक से जो खाना पहुंचना चाहिए, लाइक जैसे कुछ फसल हो गई तो उनकी वृद्धि या उपज में कमी के कारण और भी बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। E10 और E20 के भंडारण को अलग अलग करके भंडारण का खर्चा बढ़ेगा। अब जैसे E10 हो गया, इसके लिए पहले से स्टोरेज के लिए एक जगह बनी, E20 के लिए भी बनेगी, तो उससे अलग अलग खर्चा आएगा, तो इसमें भी काफ़ी थोड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा जैसे खाने से रिलेटेड चीज़ें, चारे से रिलेटेड चीज़ें और बफर स्टॉक में गन्ना अपर्याप्त होगा, तो इससे क्या हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा। आपको पता होगा गन्ने के बहुत सारे यूज़ होते हैं,
ये खाने में चीनी के लिए आता है काम, गुड़ के लिए आता है काम, शीरा के लिए काम आता है। इसके अलावा जैसे चारा हो गया, इसका जो भूसा होता है लोग अपने जानवरों को खिलाते हैं। और बफर स्टॉक में भी कुछ लोग गन्ना रखते हैं ताकि जैसे कोई खाद्य सुरक्षा वाली कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अगर गन्ना हम सारा मतलब एथाइल अल्कोहल पे ही यूज़ करेंगे तो फिर बाकी की सारी समस्याएं हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड में कोई कमी नहीं है, भले ही CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कमी है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड पर ये कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा और इससे भी वायु प्रदूषण होता है। आपको पता होगा जो एसिड रेन होती है उसका मेन फैक्टर भी NO है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड में चेंज कर देगा ना वो इसे, तो फिर एसिड रेन होगी। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट से मृदा, वायु और जल प्रदूषित होंगे। आपको पता है जैसे अब कोई कारखाना बना तो नॉर्मली कारखानों से जो बहने वाला पानी है या फिर जो भी गंदा होगा उसका वो सारा नदियों में बहा देंगे। उससे जो पीने का जो पानी है वो भी प्रभावित होगा। साथ में इससे जो NO निकल रहा है या फिर जो बाकी का और पोल्यूशन बन रहा है इसको बनाने में, तो वो भी कम नहीं होगा, वो भी थोड़ा सा पोल्यूशन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और साथ में कुछ केमिकल्स की वजह से जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जल के अधिक प्रयोग के कारण जल संसाधन में कमी हो सकती है। अब एथाइल अल्कोहल बनाना है तो उसमें पानी भी यूज होगा। अब सिर्फ बारिश पर निर्भर रह करके हम इस चीज़ को आगे नहीं चला सकते, इसके लिए बाकी के जो स्रोत हैं उन पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जल के अधिक प्रयोग से जल की कमी का भी अनुभव कई लोगों को हो रहा है, क्योंकि इसमें भूमिगत जल भी काफ़ी कम हो रहा है। इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख सरकारी पहलें, जैसे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, E100 पायलट प्रोजेक्ट, PM जीवन योजना, कुकिंग ऑयल का पुनः उपयोग आदि प्रमुख सरकारी पहलें। अब इसके अलावा अगर इसके उपाय की बात की जाए तो जैसे गन्ना है तो सिर्फ गन्ने पे निर्भर ना रह करके हम अगर मक्का, चावल आदि पर भी निर्भर रहें तो फिर कहीं ना कहीं अन्य फसलों की उपज के साथ साथ गन्ना भी एक बैलेंस रूप में उत्पादित होता रहेगा। इसके अलावा जैसे भंडारण है तो भंडारण की एक उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और थोड़ा सा खर्चा कम करना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो गन्ना है, अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो वही जैसे मल्टी क्रॉपिंग अगर आपने सुनी होगी तो बहुफसलीय प्रणाली पर भी ध्यान देना होगा, जिससे इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। इसके अलावा जैसे कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट का जो प्रबंधन है वो नियोजित रूप से होना चाहिए ताकि वो मिट्टी और वायु और जल तक ना पहुँचे। और कार्बन कैप्चरिंग या फिर कार्बन क्रेडिट जैसी मतलब जो चीज़ है उसको हमें अपनाना होगा, तब जा कर के इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।